हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन की नेक्स्ट हेडिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स द प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट पार्टिकल्स के मोल्स पे या नंबर्स पे डिपेंड करती है, उन पार्टिकल्स की नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। सोल्यूट पार्टिकल्स की नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, नंबर्स पे डिपेंड करती हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की कैटेगरी में आती हैं। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ टोटल 4 टाइप से हम डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हम ले रहे हैं रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इनिशियली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या है। वेपर प्रेशर एक्चुअल में क्या होता है? जब किसी पर्टिकुलर लिक्विड को जब हम बॉईल करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो वो कन्वर्ट होता है गैस स्टेट में, और गैस फर्दर कन्वर्ट हो जाती है, अगेन कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड स्टेट में। यहाँ दो अपोजिंग प्रोसेस साथ प्रोसीड हो रहे हैं, वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन। दोनों अपोजिंग प्रोसेस, या जो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसमें एक स्टेट ऐसी आती है, एक फेज ऐसी आती है जिसमें वेपराइजेशन और कंडेंसेशन की जो रेट है, अकरिंग जो रेट होती है, वो इक्वल हो जाती है। इस अकरिंग रेट को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो जनरली इस इक्विलिब्रियम फेज पे, इक्विलिब्रियम फेज ऑफ कंडेंसेशन एंड वेपराइजेशन पे, जो वेपर पार्टिकल्स होते हैं वो लिक्विड की सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये प्रेशर क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाता है। तो सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं द प्रेशर exerted by the vapor particles on the surface of liquid in the equilibrium phase of vaporization and condensation known as an vapor pressure। ये वेपर प्रेशर को हम अब कंपेयर करना है। इस वेपर प्रेशर को हमें कंपेयर करना है किससे? प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के कंपेरेटिवली। यहाँ हमने एक प्योर सॉल्वेंट लिया है। इस प्योर सॉल्वेंट में जितने भी पार्टिकल जो सरफेस पे अवेलेबल हैं, इन काउंटिंग करके अपन देख सकते हैं इसमें 6 पार्टिकल जो लिक्विड के हैं जो सरफेस पे अवेलेबल हैं। हीटिंग पे सबके सब पार्टिकल्स क्या होते हैं? वेपर में कन्वर्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम फेज पे क्या करते हैं? एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? वेपर प्रेशर। इसको हम वेपर प्रेशर बोलेंगे यहाँ पे। ये वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट होगा जिसको पी नोट से डिनोट किया जा रहा है। अब इस प्योर सॉल्वेंट में जैसे हम एक नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट या एक सॉलिड इसमें ऐड कर देंगे, लाइक सॉल्ट या शुगर, जैसे इसमें ऐड करेंगे तो एक होमोजीनियस मिक्सर बनेगा। उस होमोजीनियस मिक्सर में, जिसको आप बाइनरी सॉल्यूशन कंसिडर कर सकते हैं, इसमें लिक्विड पार्टिकल के साथ साथ सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स भी क्या होते हैं? सरफेस पे अवेलेबल होंगे। सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल जब सरफेस पे अवेलेबल हैं तो बनने वाली वेपर का अमाउंट क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। और जब वेपर कम बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी कंटिन्यूसली क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ वेपर प्रेशर जो है वो यहाँ वेपर बाइनरी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हम पी से डिनोट करें, तो यहाँ पी नोट यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और पी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली जो डिक्रीमेंट आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर बोलेंगे। ये डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नोट माइनस पी से कैलकुलेट किया जाएगा। इस वेपर प्रेशर को हम फिर एक राउल्ट्स लॉ को, यहाँ पे ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके थे राउल्ट्स लॉ को। राउल्ट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो डिप्रेशन हो रहा है, वो डिप्रेशन को हम एक न्यूमेरिकली यहाँ पे क्या रिलेशन यहाँ पे राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग डेराइव करेंगे। राउल्ट्स के अकॉर्डिंग डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर, तो डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर क्या हो गया? डेल्टा पी, और जब वो रिलेटिव के बिहाफ पे आएगा तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाय क्या हो गया? पी नोट हो गया। तो रिलेटिव डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। वो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैथमेटिकली उसको लिखा जाएगा डेल्टा पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू अक्स ए। यहाँ पी नोट को अपन कैलकुलेट कर पाए, डेल्टा पी को हम कैलकुलेट करा हुए पी नोट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नोट, और अक्स है किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स कैसे निकलते हैं? मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से कैलकुलेट किया है। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, उन डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए सोल्यूट का अमाउंट क्या होता है? काफ़ी कम होता है। उस केस में अपन Na यानी सोल्यूट के मोल्स को क्या कर सकते हैं? सॉल्वेंट के मोल के कंपेरेटिवली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इक्वेशन डेल पी नोट माइनस पी डिवाइडेड बाई पी नोट इज इक्वल टू Na अपॉन Nb, क्योंकि यहाँ पे अपने Na को नेग्लेक्ट किया। ये जो इक्वेशन बनी, इस टोटल इक्वेशन में Na और Nb की वैल्यू, Na मोल्स हैं तो मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास से अपन जब इस इक्वेशन को सॉर्ट आउट करें तो फाइनली हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। इस पूरी इक्वेशन में टोटल हमारे पास क्या हो गए? 5 पैरामीटर्स हो गए। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट, एंड मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड गिवन मास ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। टोटल ऐसे 5 पैरामीटर्स आएंगे। इन 5 पैरामीटर में से कोई भी
सॉरी ये टोटल 6 पैरामीटर हो गए। टोटल 6 पैरामीटर में कोई भी 5 पैरामीटर्स हमें दे रखे होंगे और एक 6th वन जो भी पैरामीटर फाइंड आउट करना होता है, चाहे वो वेपर प्रेशर हो, प्योर सॉल्वेंट हो या मोलर मास हो, वो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके लिए हम अपने एनसीईआरटी से 2 एग्जाम्पल, एक इंटेक्स्ट सोल्ड एग्जाम्पल 2.9 कर सकते हैं और एक एग्जाम्पल 2.6 कर सकते हैं। दोनों एग्जाम्पल करके देखेंगे तो इस इक्वेशन जो इसी पी नोट माइनस पी अपॉन पी नोट इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे बेस्ड है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है। तो आपने देखा यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है, डिप्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? डिप्रेशन डिपेंड कर रहा है कि कितना सोल्यूट उसके अंदर डिजोल है। जितना सोल्यूट उसके अंदर डिजोल होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ये मैटर नहीं करता है कि अपन उसके अंदर सोल्ट ऐड करें या शुगर ऐड करें। ऐड करने पर क्या होगा? उसका सोल्यूशन जो बनेगा उसका वेपर प्रेशर क्या होता है? बाइनरी सोल्यूशन के कंपेरेटिवली डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या था? जनरली हम बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन ये करते हैं जनरल लोअर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम बात करें, लोअर क्लासेस की बात करें तो हमने लिखा था द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल। हमने सिंपली लिखा कि जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक लिक्विड बॉयल होने स्टार्ट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। बट यहाँ पे एक पर्टिकुलर लिक्विड बॉयल कब होता है? पर्टिकुलर लिक्विड का एक रिलेशन होता है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के साथ। जब किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटीएम प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो सिंपली अभी हमने देखा जब यहाँ पे हम इस बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करेंगे किससे? प्योर सॉल्वेंट और बाइनरी सॉल्यूशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट जिसके अंदर सरफेस पे अवेलेबल सब के सब पार्टिकल्स क्या हो रहे थे? वेपर में कन्वर्ट हो पा रहे थे। तो इसका वेपर प्रेशर क्या बना? वेपर प्रेशर इसका हाई हो गया। वेपर प्रेशर जब हाई होगा तो रिक्वायर्ड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। मतलब ये जल्दी एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। जैसे ही सॉल्वेंट में हमने क्या किया, एक सॉलिड को ऐड कर दिया तो बाइनरी सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। बाइनरी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो वेपर प्रेशर क्या होगा? प्योर सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ सरफेस पे अपन देख रहे हैं कि लिक्विड पार्टिकल्स के साथ साथ सॉलिड के पार्टिकल्स भी अवेलेबल हैं। तो जब उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट मतलब उसके वेपर प्रेशर को एटीएम प्रेशर के इक्वल करने के लिए जो रिक्वायर्ड बॉइलिंग पॉइंट या टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। तो सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट से क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। अब प्योर सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली जब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया, इंक्रीज होना क्या कहला रहा है यहाँ पे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहला रहा है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट किया जा रहा है डेल्टा टीबी से, और डेल्टा टीबी हम कैलकुलेट कर सकते हैं टीबी माइनस टीबी नोट से। ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूशन की मोलेलिटी के। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी हो गया। यहाँ पे फिर एक कांस्टेंट आ जाएगा केबी एक कांस्टेंट आ रहा है। केबी यहाँ पे क्या होता है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहलाता है, जिसकी यूनिट क्या होती है? केल्विन केजी मोल इनवर्स में होती है। मोलेलिटी को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। मोलेलिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये जो डेल्टा टीबी का जो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला हमारे पास ये बन जाता है। इस इक्वेशन भी हम देख रहे हैं टोटल इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट और 4 पैरामीटर आ गए। इन एक कांस्टेंट और 4 पैरामीटर में से कांस्टेंट जनरली गिवन होता है, तो ये जो 4 पैरामीटर इसमें से कोई भी 3 पैरामीटर्स हमें दे रखे होते हैं और एक फोर्थ वन जो पैरामीटर होता है हमें फाइंड आउट करना होता है। वो हो सकता है कि हमें डिप्रेशन कैलकुलेट करना हो या डब्ल्यू या इनमें से कोई कैलकुलेट करना हो। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉर्ट आउट करने के लिए इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे भी हमें न्यूमेरिकल मिलते हैं, जिसके लिए हम जनरली हमारी एनसीईआरटी का इंडेक्स 2.10 या एग्जाम्पल 2.7 और 2.8 को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोनों के दोनों ये सोल्ड एग्जाम्पल है 2.7 2.8। इजीली अपन इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ईजी कैलकुलेशन है, उसको ईजिली हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। सिमिलर हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट को जनरली जैसे अभी हमने बॉइलिंग पॉइंट को लिखा था कि द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉयल, या हमने उसको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या दी थी? द टेम्परेचर एट विच, वो टेम्परेचर जब किसी पर्टिकुलर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर यानी एटीएम प्रेशर के जब इक्वल हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। सिमिलरली यहाँ पे हमें फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हमें ये समझ रहे हैं यहाँ पे कि जैसे एक लिक्विड है, बॉइलिंग भी किसका होना है? लिक्विड का होना है। ठीक है, यहाँ पे गैस पार्टिकल ने एक प्रेशर क्रिएट किया, वो प्रेशर क्या कहलाया? वेपर प्रेशर कहलाता है। ये वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया, एटीएम प्रेशर के इक्वल हो गया, तो वो क्या कहलाएगा? बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। अब एक लिक्विड ही किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो जैसे लिक्विड इन दोनों के बीच में क्या है? कनेक्टिंग
पॉइंट हो गया। तो लिक्विड का ही वेपराइजेशन हो रहा है और गैस ये दोनों में क्या हो गया, तो यहाँ लिक्विड और गैस के बीच में जो इक्विलिब्रियम बना था कंडेंसेशन और वेपराइजेशन, वहाँ पे जो वेपर प्रेशर बन रहा था उसको हमने बोला था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जनरली वेपर प्रेशर बोला जाता है, लेकिन इसको हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जब एक्सटर्नल एटीएम प्रेशर के बराबर हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉयल होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ सॉलिड और लिक्विड में भी एक इक्विलिब्रियम बन रहा है। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या है, मेल्टिंग हो रहा है, और लिक्विड से वापस सॉलिड का बनना क्या हो रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ पे भी दो अपोजिंग प्रोसेस साथ साथ शुरू हो गए, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। तो कंफर्म है यहाँ मेल्टिंग और फ्रीजिंग भी कहाँ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे। और जब इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे तो ये लिक्विड क्या करता है, सॉलिड की सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई करता है। लिक्विड सॉलिड की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई करेगा वो भी वेपर प्रेशर होता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बोलते हैं। तो यहाँ टोटली हमने देखा कि 3 टाइप के प्रेशर हो गए। एक हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड हो गया, जो किसके बीच में था, सॉलिड और लिक्विड के बीच में था। एक हमारे पास क्या बन गया, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बन गया, जो किसके बीच में था, लिक्विड और गैस के बीच में। यानी जो इक्विलिब्रियम हो गया था वेपराइजेशन और कंडेंसेशन का, वहां जो वेप बना है, जो गैस ने बनाया था लिक्विड के ऊपर, उसको हमने बोला वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और जो लिक्विड ने सॉलिड के ऊपर बनाया उसको हमने बोला वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। तो 2 प्रेशर हो गए। अब ये जो बीच वाला जो प्रेशर हम पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ये इंक्रीज होकर किसके बराबर हो जाए, एटीएम प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तब तो लिक्विड क्या होगा, बॉयल होने स्टार्ट हो जाता है। और ये जब डिक्रीज होकर क्या हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इक्वल हो जाएगा, तो वो क्या होता है, फ्रीज हो जाएगा। तो सिंपली अपन कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर लिक्विड का बॉयल होना या किसी पर्टिकुलर लिक्विड का फ्रीज होना किस पे डिपेंड करता है, उसके वेपर प्रेशर डिपेंड करता है कि वेपर प्रेशर राइज, यानी अपन उसको हीटिंग करें तो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते कितना हो जाए, एटीएम प्रेशर के बराबर हो जाए। और यदि उसको अपन क्या करें, टेम्परेचर को डाउन करें मतलब कूलिंग में ले जाएंगे, इतना ठंडा करते हैं कि उसका वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के इक्वल हो जाए, तो वो क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। अब इसी चीज़ को हम कंपेयर करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट शायद क्लियर है। फ्रीजिंग पॉइंट की जो हम यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट को हम कंपेयर करते हैं किसी प्योर सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली। यहाँ हमें पता है कि प्योर सॉल्वेंट जो है, उस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था वो हाई होता है, और जैसे हमने उसको क्या किया, एक बाइनरी सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया तो उसका जो वेपर प्रेशर बनेगा वो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसका जैसे इसमें हमने सॉलिड ऐड कर दिया तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब प्योर सॉल्वेंट को हमें क्या करना है, फ्रीज करना है। तो एक्चुअल में इसका वेपर प्रेशर आए तो इसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, यानी रिक्वायर्ड टीएफ है, ठीक है, रिक्वायर्ड जो टीएफ है वो इसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी ज़्यादा टाइम तक इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या बहुत ज़्यादा था। बॉयल करना होता तो ये जल्दी बॉयल होता, लेकिन ठंडा करना तो ये क्या होगा, हार्डली ठंडा, यानी ज़्यादा टाइमिंग से क्या हो गया, ज़्यादा टेम्परेचर इसका डाउन करना पड़ेगा। इसमें बिना टाइम चेंज किए, बिना टेम्परेचर को डिक्रीज किए, हमने केवल क्या किया, सॉलिड ऐड करते इसका वेपर प्रेशर हमने डिक्रीज कर दिया। तो जो काम टेम्परेचर से होना चाहिए था वो हमने सॉलिड ऐड करके कर दिया। सॉलिड ऐड करते इसका टेम्परेचर डाउन आ गया, फिर थोड़ा सा टेम्परेचर करते क्या होता है, ये इजीली। तो जल्दी फ्रीज कौन होगा, जब किसी प्योर सॉल्वेंट में एक सॉलिड मिला होता है तो वो क्या होता है, जल्दी फ्रीज हो जाता है। इसको अपन इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अपन जैसे घर में नॉर्मली अपन आइसक्रीम बनाना चाहें तो एक तो हम प्योर मिल्क को क्या करें, बॉयल करके अपने फ्रीजर में रख दें, और उस प्योर मिल्क के साथ हम क्या करें, कस्टर्ड पाउडर मिलाकर क्या रखें, फ्रीज में रखें। तो कौन सा बहुत बेटर या बहुत जल्दी क्या होता है, फ्रीज होगा। तो कंफर्म आपका आंसर क्या होगा कि मिल्क के साथ यदि हमने कस्टर्ड पाउडर मिलाया तो वो क्या होता है, जल्दी आइसक्रीम या फ्रीज होता है। और केवल हमने प्योर मिल्क को रखा है तो वो क्या होता है, हार्डली या काफ़ी टाइम के बाद क्या होता है, फ्रीज होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जैसे हम सॉलिड ऐड करते हैं तो सॉलिड ऐड करते क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज हो रहा है किसके कंपेरेटिवली, प्योर सॉल्वेंट के कंपेरेटिवली, इसको क्या बोला जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाएगा, जिसको कैलकुलेट करते हैं अपन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा टी, इससे कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली इसमें जैसे अभी हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के लिए इक्वेशन डेराइव की थी, वो इक्वेशन यहाँ डेराइव होगी, और वो इक्वेशन जब यहाँ डेराइव होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या होने, डेल्टा टी एफ इक्वल के एफ डब्ल्यू ए डब्ल्यू, इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन बनेंगे। इसमें भी टोटल हमारे पास एक कांस्टेंट के साथ क्या होते हैं, 4 पैरामीटर आते हैं, इसमें से कोई भी 3 पैरामीटर में दिए होते हैं, और तीनों पैरामीटर में से हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट इसकी सेम वही होगी कि जो यूनिट हमारे पास है के बी की थी वो यूनिट इसकी रहती है, केल्विन के जी मोल इनवर्स है। और इस पर भी हम क्या कर सकते हैं, 3 एग्जाम्पल दिए, 2 सोल्ड एग्जाम्पल और एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं हमारे एनसीईआरटी से, और ये हेडिंग हमारे लिए इजीली सॉर्ट आउट हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।